नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव, आप सभी का यूरेका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने सीटेट दिसंबर 2019 का जो पेपर आज हुआ है उसका हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। हम आपको जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पेपर सेट ए है। ध्यान रखिएगा बच्चों, पेपर सेट ए है, तो जिनका सेट ए हो वो अपना अपना पेपर निकाल लें और हम EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पर्यावरणीय अध्ययन का हम यहाँ पर आपको आंसर देंगे। और आंसर हम जहाँ तक हमारी टीम ने आंसर को बनाया हुआ है वो कई NCERTs की बुक और काफ़ी स्रोतों से हम लोगों ने बनाए हैं। फिर भी अगर जो ओरिजिनल आंसर शीट आएगी उससे हम लोग तुलना कर लेंगे, लेकिन आज हम लोग आपके सामने जो संभावित जो आंसर्स हैं, मैक्सिमम पॉसिबल करेक्ट आंसर है, मैं आपको देने जा रहा हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, सेट ए का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पेपर है, उसका हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेट ए का जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो पहला क्वेश्चन है उसका जो नंबर है वो 61 से EVS स्टार्ट हुआ है। और 61 का जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है वो एक ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है वो ट्रेन संबंधित है और क्वेश्चन जो ये कह रहा है कि अ पर्सन बोर्डेड एन एक्सप्रेस ट्रेन ऑन 20th November 2019 एट सूरत फॉर नागरकोइल। द ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम सूरत एट 19:45 hour and reached Nagarcoil at 11:45 hour on 1st December 2019. If the distance between Surat and Nagarcoil by train route is nearly 2120 km, the average speed of the train during this journey was। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एवरेज स्पीड यानी कि एक प्रकार का एक मैथमेटिक्स का बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो इसको हम आपको आंसर देने जा रहे हैं। इसका जो सही आंसर है वो आपका है 53 km/h। लेकिन कैसे होगा इसको आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन 29 नवंबर को चलती है और 30 को चलेगी और 1 तारीख को जाकर के ये दिसंबर को पहुंचती है अपने गंतव्य तक। क्योंकि याद रखिएगा कि नवंबर में चली है और नवंबर आपका होता है 30 दिन का। तो 29 को चली, 30 को चली और 1 को पहुंचेगी। और जो चलने का टाइम इसका बताया गया है वो 19:45। तो 19:45 का मतलब ये होता है 7:45। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर 7:45 पे चलती है। 24 घंटे के बाद ये पहुँचती है 30 नवंबर को, रास्ते में ही रहेगी। यानी कि 30 नवंबर को 7:45 पर इसने टोटल कितना समय वेस्ट किया? 24 घंटे लगा दिए। अब बात आती है कि शाम के 7 बजे से लेकर के सुबह के 7 बजे तक, 7:45 तक जो आपका समय बचेगा वो कितना हो गया? वो 12 घंटे और हो गया। इसके बाद ये पहुंचती कब है? 1 तारीख को 11:45 में। तो 7 और 4 11, यानी कि 4 घंटे इसने अभी और लिए हैं। तो 4 घंटे अगर और ले रही है तो टोटल जो घंटे हुए वो 24 घंटे, 12 घंटे और 4 घंटे, कुल मिलाकर के ये हो गए आपके पास 40 घंटे। यानी कि 29 तारीख को जो ट्रेन चली थी वो 1 तारीख को पहुंचती है और टोटल चलती कितने घंटे है? वो 40 घंटे चलती है। और दूरी कितना तय करती है? 2120 किलोमीटर। यानी कि हमारे पास दूरी दी हुई है और टाइम दिया हुआ है। तो स्पीड पूछ रहा है, औसत चाल पूछ रहा है। तो आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 2120 किलोमीटर और समय कितना है? 40 घंटे। अगर इसको हम करते हैं तो ये कितना आ जाता है? 53 km/h। यानी कि हमारी जो ट्रेन थी वो 1 किलोमीटर में 1 घंटे में 53 किलोमीटर चलेगी। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? 53 km/घंटे। याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम? तो इसका सीधा सा आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। आंसर 4 इसका सही होगा, कर्णम मल्लेश्वरी। इसमें कुछ आपको समझाना नहीं है, ये फैक्ट है, आपको याद रखना है, कर्णम मल्लेश्वरी। सुनीता विलियम को आप लोग जानते हैं, जो अंतरिक्ष में गई हैं। बछेंद्री पाल आपका जानते हैं, जो माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? रूट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रूट? तो रूट जब हम लोग पढ़ाया था, हमने बताया था कि रूट वे होते हैं जो रेडिकल से निकलते हैं। रूट वे होते हैं जो रेडिकल से निकलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बीज को जब आप बोते हैं तो उसमें 2 चीज़ें निकलती हैं, एक ऊपर की ओर जाती है, एक नीचे की ओर आती है। जो चीज़ ऊपर जाती है इसको हम लोग प्लूम्यूल कहते हैं, और जो नीचे आती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। तो जितनी भी चीज़ें रेडिकल से निकलेंगी वो क्या कहलाती हैं? जड़ें कहलाती हैं। तो याद रखिएगा, वो चाहे आपका बीट रूट हो, चाहे आपका रेडिस हो, मूली हो, या आपका इसमें जो दिया हुआ है आपका गाजर, कैरेट हो, ये तीनों क्या हैं? आपके रेडिकल से निकल रहे हैं। तो रेडिकल से निकलने वाले जितने भी प्लांट के भाग होंगे वो जड़ कहलाएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, गाजर, चुकंदर और मूली। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है। तो अगला क्वेश्चन जो है 60 नंबर 4 है। 64 क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि डिजर्ट ओक इज अ ट्री विच इज फाउंड इन। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो रेगिस्तानी ओक जो होता है ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया का मूल पौधा है, मूल प्लांट है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ये पौधा है। तो 64 का जो आपका आंसर होगा वो 2 होगा, बी 2 होगा आंसर इसका। और हम आपको फिर से बता चलते हैं कि हम लोग EVS का सेट ए वाले पेपर का कर रहे हैं, तो सेट ए को ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि नेपेंथीज वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथन विचार कीजिए। तो हमने जब क्लास आपको लिया था तो आपको मैंने बताया था कि नेपेंथीज जो है वो एक प्रकार का क्या होता है? घटपर्णी पौधा होता है। नेपेंथीज जो होता है वो क्या है? एक प्रकार का घटपर्णी पौधा होता है। ये इसको पिचर कहते हैं, घटपर्ण कहते हैं, और ये इसकी होती है लीड होती है जो पत्ती की बनी होती है। होता क्या है कि छोटे छोटे कीड़ों को क्या करता है, ये अंदर आता है, यहाँ से एक स्मेल निकलती है, गंध निकलती है। उस गंध से क्या होता है, कीट इसकी तरफ आते हैं और कीट इसमें आकर के फंस जाते हैं, गिर जाते हैं। और कीट ये क्या करता है कि केमिकल निकालेगा और उस केमिकल से क्या करता है, ये इसके नाइट्रोजन को पूरा ट्रैप कर लेता है, नाइट्रोजन को। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेपेंथीज इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेपेंथीज अ प्लांट विच हंट्स। पहला आंसर है यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। एकदम सही है ये। क्वेश्चन नंबर 65 की मैं बात कर रहा हूँ। इसका आकार घड़े जैसा होता है। तो घड़े के नाम पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, पिचर कहते हैं। घड़े के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया है, पिचर रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है इसका आकार घड़े जैसा होता है, ठीक है। ये केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। तो ये भी बात सही है कि ये छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। चौथा है कि ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो इसका जो 65 क्वेश्चन है इसमें ए, बी और सी तीनों सही हैं, डी गलत है। डी गलत इसलिए है क्योंकि घटपर्णी पौधे आवाज़ नहीं निकालते हैं। ये या तो क्या करते हैं, एक प्रकार का स्मेल निकालते हैं, गंध निकालते हैं। उस गंध से क्या होता है कि कीट इसकी तरफ दौड़ के चले आते हैं और इसमें फंस जाते हैं और ये उनको खा लेता है। तो इसका आंसर आपका होगा ए, बी और सी, यानी कि चौथा ऑप्शन होगा। यानी कि 65 का जो आंसर है वो आपका ए, बी और सी है। अगला क्वेश्चन है भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने किस दांडी के
जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्धि यात्रा की थी वो भारत के नीचे दिए गए किन राज्यों में स्थित होता है? तो आपको सबको पता है कि महात्मा गांधी ने जो दांडी शुरू किया था वो गुजरात से शुरू किया था, गुजरात से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? चौथा हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका है वो गुजरात हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला आपका है 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि उच्च ज्वर के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है। तो याद रखिएगा, एक मच्छर होता है, उस मच्छर का नाम है फीमेल क्यूलेक्स मच्छर। उस फीमेल क्यूलेक्स मच्छर के शरीर में, उसके लार में एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। वो प्लाज्मोडियम जब मच्छर हमको काटता है तो हमारे ब्लड में आ जाता है। ब्लड में आने के बाद वो लिवर में जाता है, आरबीसी में जाता है और वहाँ पे एक प्रकार का केमिकल रिलीज करता है। उस केमिकल से जो होता है हमको कपकपी आती है और इसके इलाज के लिए हम क्या करते हैं, सिनकोना की छाल से बनी हुई कुनैन नामक दवा को हम लोग खाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 67 का मलेरिया। मलेरिया आंसर इसका होगा। एकदम सही आंसर का क्या होगा? मलेरिया होगा। अगला क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। किसी डॉक्टर का घर, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। सेट ए का क्वेश्चन नंबर 68 है। वो ये कह रहा है कि किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है। मान लो ये डॉक्टर है, इसका घर कहाँ पर है? एक्स पे स्थित है, तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में। तो एक्स के ठीक पूर्व में आप याद रखिएगा, जब भी हम पेपर पे या वाइट बोर्ड पे जब हम भी डायरेक्शन बनाते हैं तो इधर की ओर ईस्ट होता है, इधर की ओर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है। तो अगर हम इसको एक्स मान लिए हैं तो इसका ईस्ट कहाँ पे होगा? इस वाले डायरेक्शन में होगा। और ये पॉइंट कौन सा है? ए है। और ये कितना है आपका? 600 मान लेते हैं, तो हम 6 लिख देते हैं यहाँ पे। फिर कहता है कि फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में है। तो ए से ठीक दक्षिण में हम कहाँ जाएंगे? बी पे जाएंगे। और बी का जो है वो दूरी कितनी है? 450। तो हम 4.5 यहाँ पे लिख देते, समझने के लिए। उसे आंकड़े से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में है। तो पश्चिम यहाँ पे आएंगे, ठीक पश्चिम में है और 120 है, तो हम यहाँ पे 1.2 कर देंगे क्योंकि ये 600 था, ये 120 था। ये आपका पॉइंट कौन सा हो गया? सी हो गया। फिर कह रहा है कि अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। तो सी से नॉर्थ आप जाएंगे, कितना जाएंगे? 90। तो ये कहीं पर यहाँ पे आएगा, ये आपका हो गया वाई। तो ये है एक्स और ये है वाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा। अस्पताल के सापेक्ष, ये डॉक्टर का था, ये हॉस्पिटल था। तो हॉस्पिटल के सापेक्ष डॉक्टर का जो घर होगा तो वो दिशा कौन सी होगी? अगर हम यहाँ से इसको ये लाइन खींच देते हैं तो आप बताइए कि ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये आपका वाई है और ये एक्स है। तो ये दिशा कौन सी होगी? ये आपकी हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। तो डॉक्टर का घर कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट में है। इसका आंसर आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम, यानी कि दूसरा। 68 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? दूसरा हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। 69 क्वेश्चन कहता है कि चिराऊ नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो चिराऊ जो होता है वो एक्चुअली मिज़ोरम में जब फसल काट ली जाती है तो उस फसल काटने के बाद वहाँ पर लोग खुशी में एक नृत्य करते हैं, उस नृत्य का नाम है यहाँ पर चिराऊ। तो ये मिजोरम का है। 69 का आंसर आपका हो जाएगा दूसरा, सेट ए है। याद रखिएगा, हम लोग सेट ए की चर्चा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो अगर आपने मैप पे देखा होगा, मैप पे अगर हम ध्यान देते हैं भारत के मैप पे, तो साउथ में आप ध्यान देंगे, ये मान लो साउथ का पार्ट हो गया, तो आपको पता है कि यहाँ पर ये केरल है। ये पोर्शन आपका जो होता है
ये आपका तमिलनाडु का होता है और ये वाला भाग आपका क्या है, ये वाला आपका कर्नाटका का है और ये वाला भाग आपका आंध्र प्रदेश का है। तो आप देख पा रहे हैं कि केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यानी कि 3 तमिलनाडु के जो जो समीपवर्ती राज्य जो है वो केरला है, कर्नाटका है और आपका आंध्र प्रदेश है। 3 राज्य हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 70 ये कह रहा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4। ये ध्यान दीजिएगा। 71 क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? Which one of the following should not be the subject of teaching EVS at primary level as per NCF 2005? तो 2005 में NCF की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि पर्यावरण अध्ययन को बच्चों को समझाने के लिए कौन कौन से मापदंड होने चाहिए। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा वो चौथा है, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना। तो इसमें कोई व्याख्यात्मक कोई ऐसा प्रश्न है नहीं, ये रिपोर्ट की थी, तो रिपोर्ट को आप याद रखना है कि ये इसमें कहा गया था। 71 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। 72 क्वेश्चन कहता है कि EVS फॉर क्लास 3rd to 5th इज अ सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट्स। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। तो हम क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमारे अंदर एक भावना होनी चाहिए कि हमारा जो NCERT की बुक्स हैं वो किन किन चीज़ों को समेकित करके चलता है। उससे क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएंगे। ये क्वेश्चन कुछ उसी टाइप का है कि पर्यावरण में कक्षा 3 से 5 के जो हमारे विषय क्षेत्र हैं उनमें इनमें से क्या समेकित है। तो इसका आंसर है पर्यावरण शिक्षा, सबको पता है। सामाजिक अध्ययन यानी कि EVS हो गया, SST हो गया, साइंस की अवधारणा और मुद्दों को। तो ये आंसर आपका हो जाएगा B, यानी कि 72 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, B वाला। द कॉन्सेप्ट ऑफ इशूज ऑफ साइंस, सोशल स्टडीज़ एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जो हमारे NCERT के सिलेबस में भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू EVS। इसका जो आंसर है वो ये कह रहा है कि फॉर क्लास 1 and 2 EVS इज टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था कि आपका जो क्लास 1 और 2 की जो कक्षाएं हैं उसमें पर्यावरण का अध्ययन जो होता है वो भाषा और गणित के द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं, समझाते हैं, कि कोशिश करते हैं बच्चों को। तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का B, 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। 74 पे हम लोग आते हैं। 74 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। ये इंगित करता है कि, देखिए अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा बच्चों के जो बच्चों की जो सीखने की जो शैली होती है, बच्चा किस प्रकार से चीज़ों को सीखता है, उस पर थोड़ा हमको कंसंट्रेट करना होगा कि चिल्ड्रन गेट लॉट ऑफ space to learn EVS through exploration. This indicates that EVS is child centered. ये इंगित कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। 74 का आंसर आपका हो जाएगा 3rd, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, EVS is child centered। इसके बाद हम लोग आते हैं 75 पे। 75 क्वेश्चन कहता है सेट ए का, याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रक्रमों का उप प्रकरण है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब थीम। याद रखिएगा यहाँ पे बात क्या कर रहा है, ये सब थीम की बात कर रहा है, सब थीम। तो हमारे जो बुक में
थीम भी दी हुई हैं और सब थीम दी हुई हैं। तो याद रखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन के जो पाठ्यक्रम है उसके सब थीम में एनिमल नहीं है, जानवर नहीं हैं। बाकी परिवार और मित्र भी है, भोजन भी है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी है, उसमें एनिमल को हम लोगों ने पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। तो 75 का जो आपका सही आंसर है वो आपका है जानवर, सी वाला, यानी कि 3 नंबर वाला, और एनिमल। अगला है 76। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर एन ईवीएस टीचर? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि क्या होनी चाहिए? पहला है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तो हमारी समझ से यही दूसरे पे आप रुक जाइए, क्योंकि यही इस क्वेश्चन का सटीक आंसर है। 76 का बी आप लगा लीजिए, आंसर नंबर 2। इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस। तो 76 का आपका दूसरा सही हो जाएगा। 76 के बाद 77 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इम्पॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस बाय द चिल्ड्रन? यानी कि बच्चों की जो ईवीएस नॉलेज हमको बढ़ानी है उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों को महत्वपूर्ण हो सकती हैं? पहला, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का सक्रिय भाग लेना, सही है। कम्युनिटी मेंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के समुदाय के सदस्य, ये भी सही है। 2, टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकें, ये भी सही है। डी कह रहा है डिस्क्रिप्शन एंड डिफिनीशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, अगर ये चारों सही हैं, लेकिन समस्या क्या है कि 77 क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन उन्हें चारों नहीं दिया है। तो हमको किसी एक को हमको यहाँ पे क्या करना है, डिलीट करना है, उसको हमको शामिल नहीं करना है। ये हमारे पास समस्या ऐसी आ जाती है क्वेश्चंस में। तो अगर हमको इन चारों में से एक को डिलीट करना होगा तो हमारी समझ से इसका आंसर होना चाहिए ए, बी और सी। डी को हम हटा देंगे तो इसका आंसर पहला हो जाएगा 77 का ए, बी, सी। बाकी इसका उत्तर आयोग या कमीशन क्या देता है वो हम लोग देखेंगे जब इसका एक्चुअल सीट आ जाएगी, तब देख लिया जाएगा। हमारी समझ से ये भी जिन लोगों ने ए, बी, सी लगाया है वो एकदम सेफ हैं, उसको लेके चल सकते हैं। यही होगा, 99% यही होना चाहिए। 1% में तो आप देख सकते हैं क्या कर सकते हैं उसके लिए हम लोग। अगला है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 78 है ये। चिल्ड्रन कैन बी इफेक्टिवली इंगेज्ड इन ईवीएस लर्निंग थ्रू। बच्चों को हम पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए उनको हम उस चीज़ में इंगेज कर सकते हैं। पहला है नरेटिव के द्वारा, उनको वृत्तांत बता करके। दूसरा, कहानियाँ सुना करके। तीसरा, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बाय द टीचर। चौथा, इफेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बाय द टीचर, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो ए, बी और सी, इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, ए, बी और सी। वृत्तांत, कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या हो जाएगी। ये सटीक आंसर इसका यही होना चाहिए और होगा भी यही। 79 क्वेश्चन कहता है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। जब हम बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाते हैं तो उनको हम कहते हैं कि ये जानवर बनाइए, ये पेड़ बनाइए, ये उनका अवलोकन कीजिए।
इसके पीछे राज क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों बच्चों को हम ऐसा करने के लिए कहते हैं। तो इसका जो पहला आंसर दिया है इन्होंने, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, डेवलप क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन। एकदम बात सही है। जब बच्चा किसी चित्र को बनाएगा तो उसके अंदर एक कला की क्रिएटिविटी आएगी। डेवलप ऑब्जर्वेशन एंड डिज़ाइन स्किल ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, ये भी बात सही है। तीसरा, डेवलप एस्थेटिक सेंस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। बच्चा चाहेगा कि हम अच्छे से अच्छा, खूब उसमें अच्छे से कलर करें, अच्छे से डिज़ाइन बनाएं कि देखने में अच्छा लगे, तो ये सौंदर्यात्मक कला का भी विकास होगा। तो इसमें तीनों आंसर आपके सही हो जाएंगे। 79 का आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और सी, तीनों सही होंगे इसमें। अगला आता है 80 नंबर क्वेश्चन, सेट ए का। कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। इन ईवीएस लर्निंग ऑफ क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स विच वर्किंग इन ग्रुप्स इज इनकरेज्ड बिकॉज। पहला है, कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करना। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतर्क्रिया को बेहतर करना। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में। तो शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। इसका आंसर है आपका बी और सी। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करना और समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करना। तो 80 का आंसर आपका तीसरा हो जाएगा, बी और सी। अब हम लोग बात करते हैं 81 पे आते हैं। 81 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स फॉर ईवीएस लर्निंग। पहला है फैमिली मेंबर, परिवार सदस्य। दूसरा है मेंबर ऑफ कम्युनिटी, समुदाय के सदस्य। तीसरा है न्यूज़पेपर, समाचार पत्र। और चौथा है क्लासरूम, कक्षा। तो वैसे देखा जाए अगर तो ये चारों सही हैं, लेकिन इसमें आपसे पूछ रहा है कि सबसे प्रभावशाली संसाधन क्या है। तो सबसे प्रभावशाली संसाधन में क्या होता है आपका पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए। तो इसका सही आंसर मेरी समझ से जो होना चाहिए वो आपका बी, ए, बी और सी होना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा ए, बी, सी, यानी कि आपका तीसरा आंसर होगा। 81 का तीसरा आंसर होगा। 82 कहता है कि निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फॉलोड इन ईवीएस। लोकल टू ग्लोबल टू लोकल, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, अननोन टू नोन, नोन टू अननोन। तो इसका सही आंसर होगा ग्लोबल टू लोकल, वैश्विक से स्थानीय की ओर। अब बात आती है 83 पे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन ईवीएस। तो कोई भी लर्निंग की बात की जाएगी तो उसमें हम क्या करेंगे, रेटिंग स्केल नहीं करते। याद रखिएगा, सीखने का जो रचनात्मक आकलन करेंगे उसमें हम रेटिंग स्केल नहीं करेंगे, क्रम निर्धारण मापनी नहीं करेंगे। तो इसलिए 83 का आपका दूसरा आंसर हो जाएगा रेटिंग स्केल। 84 पे हम लोग आते हैं। 84 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड वाइल असेसिंग चिल्ड्रन इन ईवीएस। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। तो बच्चों के आकलन में दूर करने के लिए हम करते हैं, उनकी हम सही और गलत की जजिंग नहीं करते हैं। जजिंग द आंसर गिवन बाय चिल्ड्रन इन टर्म ऑफ राइट और रॉन्ग। वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है उसकी हम जजिंग नहीं करेंगे, ये हम करते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। 84 का पहला आंसर इसका हो जाएगा बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना।
हम आते हैं 85 नंबर पे। 85 क्वेश्चन सेट ए का कहता है कि एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वो कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने की को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक क्या करें? बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है। इनकरेज हर हिज चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व द एक्टिविटी। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। इनकरेज हिज हर चिल्ड्रन टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। इनकरेज हर हिज चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व करे, शेयर करे और एक्सपीरियंस करे, तीनों चीज़ करें। ऊपर के जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें एक में अवलोकन दिया हुआ है, एक में एक्सपीरियंस दिया हुआ है और नीचे वाले में तीनों चीज़ दी हुई हैं। तो बच्चों को क्रियाकलाप संबंधित प्रश्नों को घर से करने की को प्रेरित करना। इनकरेज हर चिल्ड्रन टू आंसर द क्वेश्चन इन एट देयर होम रिलेटेड टू देयर एक्टिविटी। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उन पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। 86 क्वेश्चन कहता है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, टर्टवाइज, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, क्रो, कौवा, डक, बत्तख और मछली यानी कि फिश, ये 5 चीज़ें दी हुई हैं और फिर पूछ रहा है कि इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है। इन दिस लिस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। मछली, कौवा, घड़ियाल और कछुआ। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम रहता कहाँ है इसके आधार पे इसको पूछा गया है। तो जैसे मछली पानी में रहता है, कौवा उड़ता है, आसमान में उड़ता है, घड़ियाल पानी में रहता है और कछुआ भी पानी में रहता है। तो 3 पानी में रह रहे हैं, एक पानी में नहीं रह रहा है, तो कौवा इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि कौवा पानी में नहीं रहता है, बाकी तीनों पानी में रहते हैं। 86 का आंसर आपका हो जाएगा 2। फिर हम लोग बात करते हैं 87 की। 87 क्वेश्चन में कॉलम ए और कॉलम बी, कॉलम ए में शहर और राज्य दिए हुए हैं और कॉलम 2 में मोस्ट लाइक्ड फूड, अत्यधिक पसंद किए जाने वाले भोजन का दिया गया है। और कहा गया है कि जो कॉलम ए में दिए गए हैं उनको कॉलम बी में सही से मैच करना है। जैसे हांगकांग, केरल, कश्मीर और गोवा दिया हुआ है कॉलम ए में, इसको हमको कॉलम बी में दिए हुए जो इसके जो अत्यधिक पसंद किए जाने भोजन हैं उनसे मैच करना है। तो याद रखिएगा, हांगकांग का सबसे पसंद किया जाने वाला भोजन है वो है पका हुआ सांप, और पका हुआ सांप इसमें आपका आंसर आता है 5 नंबर पे। और 5 नंबर पे इसमें जो आपके आंसर दिए हुए हैं वो 3 दिए हुए हैं, 1, 2 और तीनों में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर अभी इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, हमको आगे देखना होगा कि और हमको मैचिंग करनी है। इसके बाद केरला। केरला का जो पसंद भोजन है किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका, बॉइल्ड टेपियोका विद एनी करी। तो इस बी का ऑप्शन हो जाएगा पहला। और आप देख पा रहे हैं कि केवल और केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें ए का 5वां है और बी का पहला है, वो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। तो आगे आप अगर नहीं पढ़ते हैं, 2 से अगर आप काम चला पा रहे हैं तो 2 से भी आपका आंसर ये सही हो गया है एलिमिनेशन के आधार पे। तो 87 का हम लोग 2 आंसर सही करते हैं, लेकिन हम आगे बता दे रहे हैं कि कश्मीर का जो है वो सरसों का तेल में बनी मछलियाँ हैं और गोवा का जो होता है वो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछलियाँ हैं। तो इस प्रकार से ए का 5वां, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा 87 का। फिर हम आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को पीछे कर लेती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड स्पीसीज मूव इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क। तो याद रखिएगा कि ये कह रहा है कि वो अपनी गर्दन को 360 डिग्री पर घुमा लेती है। हम लोगों की जो गर्दन होती है वो हम लोग 180 डिग्री पे ही केवल घुमा पाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री पे घुमा लेती है? उल्लू, कौवा, बसंत गौरी और मैना। तो हमारे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए आउल यानी कि उल्लू। और
क्योंकि मैंने काफ़ी ऑब्ज़र्व भी किया है और इसका आंसर जो आएगा आयोग का वो भी उल्लू ही होगा। तो गर्दन आगे पीछे करती है वो आपका उल्लू है और इसका आंसर उल्लू ही होना चाहिए। कुछ लोग आपको कहेंगे कि मैना हो सकता है, तो परेशान जिन लोगों ने मैना लगाया वो परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। 99% का आंसर उल्लू है। तो उल्लू पे आप लोग डटे रहिएगा, है ना, परेशान मत होइएगा। उल्लू वाले बिल्कुल तैयार रहें, उल्लू ही सही होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, मैना पे मत जाइएगा। और तो इसका आंसर आपका ऑवल होगा, ध्यान रखिएगा। गर्दन अपनी 360 डिग्री पे जो घुमाने का काम करता है वो उल्लू करता है। ठीक है, हम लोग आते हैं 89 पे। 89 क्वेश्चन घर से संबंधित था कि घर किस प्रकार के होते हैं। तो घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। अब जहाँ पे झाड़ियाँ कटीली ही मिलेंगे तो इंसान क्या करेगा? आप ध्यान दीजिएगा, इंसान घर उसी का बनाता है, अपने हैबिटेट वहाँ बनाता है जहाँ पर वो आसपास की चीज़ों को आसानी से पा लेता है। तो चूँकि राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पर कटीले और झाड़ियाँ बहुत पाई जाती हैं, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, कटीली झाड़ियों से अपना घर बनाते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। तनिक सोचिए आप, हिमाचल प्रदेश बांस कहाँ से आ जाएगा? आप सभी ने पढ़ते होंगे कि बांस के बारे में नॉर्थ ईस्ट की चर्चा होती है। उत्तर पूर्व के राज्यों में 7 सिस्टर्स में बांस के खेत जो है बहुत अधिक उपज की जाती है और वहाँ पर ही पूरा बांस मिशन चलाया गया था 2005 में। तो बांस मिशन भारत सरकार ने चलाया था कि नॉर्थ ईस्ट में हम लोग बांस की खेती को प्रोत्साहित करेंगे, बांस की चीज़ों से बनी हुई वस्तुओं का निर्यात करेंगे और वहाँ पर ज़्यादातर बांस के घर बनाए जाते हैं। मनाली में जो घर बनते हैं वो मुख्य रूप से या तो आपके पत्थरों के बनते हैं जो वहाँ के स्टोन होते हैं या लकड़ियों के बनते हैं। तो ये बी ऑप्शन इसका गलत हो गया, पहला सही है। तीसरे पे आते हैं, सी पे। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। अब जैसे लेह की बात हो रही है तो हिमाचल प्रदेश की बात हो रही थी, अब लेह की बात आ गई, लेह लद्दाख। तो इनका ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, लगभग एक जैसा है। तो ज्योग्राफिकल एरिया अगर एक जैसा है तो यहाँ पर भी घर पत्थरों के ही बनेंगे। तो ये आंसर आपका क्या है, सी भी सही है। तो इसमें ए और सी आंसर आपका सही है, बी वाला गलत है, क्योंकि मनाली में घर जो होते हैं बांस के न बन करके लकड़ी या पत्थरों के बनाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, 89 का आपका ऑप्शन तीसरा सही है। अगला आता है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पे विचार कीजिए। हाथी के बारे में आपको विचार करना है, विचार करिए कि पहला कह रहा है कि हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में यही लाइन लिखी हुई है, तो इसमें कुछ कहीं जरूरत ही नहीं, एकदम सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। यहाँ पर इसने कंफ्यूज क्या कर दिया है आप लोगों को, 200 किलोग्राम वज़न की बात हो रही थी और 100 किलोग्राम खाने की बात हो रही थी। तो इसने कंफ्यूज करने के लिए क्या किया कि एनसीईआरटी में जो 200 किलोग्राम वज़न था वो वहाँ से कंफ्यूज करके आपको यहाँ पे 200 किलोग्राम भोजन रख दिया है। तो हाथी का जो भोजन होता है लगभग 100 किलोग्राम के आसपास होता है। तो बी वाला आंसर आपका गलत हो जाएगा, 200 नहीं 100 किलोग्राम के आसपास भोजन वो पत्तियों को खाता है। सी कह रहा है, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है और इसके उनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो तनिक आप लोग, मेरा कहना है कि अगर आप लोग आधे घंटे नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल या डिस्कवरी चैनल देख लें तो ये जो क्वेश्चन आते हैं ना ये आपके सोते समय सही हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन रोज़ ये दिखाता है कि हाथी कभी घूम रहा है, कभी शेर घूम रहा है, कभी सांप घूम रहा है, उल्लू भी अपना गर्दन घुमाता रहता है वहाँ पे 360 डिग्री पे। तो सारी क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल और डिस्कवरी चैनल से ही पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 90 का
ए सही है, सी सही है और डी सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। इसने ऑप्शन को भी उल्टा लिखा है, सी डी ए, तो ये आपका सी डी ए आंसर तीसरा सही है। इस प्रकार से 90 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था ईवीएस का। तो जहाँ तक मेरा मानना था, जो मैंने एनालिसिस किया है, मेरे हिसाब से ये आंसर सही हैं और यही सही होने चाहिए आगे चल कर के जो आपके सीट आएगी। तब तक के लिए हम लोग इसी पे कायम रहेंगे और अपना अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो यूरेका में मैं मिलूँगा आपको, आप आकर के यहाँ से आंसर को अपने सही करा सकते हैं या हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद जो पेपर होगा, शाम वाला जो पेपर होना है साइंस का, उसको मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग एंजॉय कीजिए। नमस्कार।